सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय की तीसरी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 3 सरकार क्या है का आगे का प्रकरण सरकार के प्रकार इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि सरकार क्या है। हमने पढ़ा कि सरकार कुछ लोगों का समूह होता है जो कि लोगों के लिए व्यवस्था करती है, उनके लिए नियम बनाती है, उनके लिए निर्णय करती है और इन निर्णयों को पूरे देशवासियों पर लागू करती है और देशवासियों को इन नियमों को, इन कानूनों को मानना होता है। इस तरह से सरकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। फिर हमने देखा कि सरकार कई तरीके के कार्य करती है, जैसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये उपलब्ध करवाती हैं। फिर हमने इसके अलावा भी और बहुत से कार्य देखे, जैसे कि सरकार है देश की सीमा की सुरक्षा करती है और पड़ोसी देशों के साथ शांति संबंध बनाए रखने में काम करती है और उसके साथ साथ जैसे नए उद्योगों की स्थापना करना, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, खेलों का विकास करना। इस तरह से सरकार पूरे देश के लिए काम करती है। जो सरकार का कार्यस्थल है वो काफ़ी विस्तृत होता है। फिर हमने देखा कि सरकार ये जो काम है वो 3 स्तर पर करती है। एक स्थानीय स्तर पर, जिसमें कि हमारे गांव या शहर या मोहल्ला आता है, उसमें जो भी काम होंगे वो स्थानीय स्तर पर होते हैं। फिर एक दूसरा स्तर था, उससे थोड़ा बड़ा राज्य स्तर पर, जिसमें सरकार सिर्फ उसी राज्य के अंदर कार्य करती है। और तीसरा होता है राष्ट्रीय स्तर, जिसमें कि सरकार पूरे देश के लिए काम करती है। तो इस तरह से हमने सरकार के तीनों स्तरों के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने देखा कि सरकार जो भी कानून बनाती है, जैसे भी नियम बनाती है, उन कानूनों को लागू करने की भी ताकत होती है। कानून बनाने की जैसे ताकत है, वैसे ही इन कानूनों को मनवाने के लिए बाध्य करने की भी ताकत होती है। वो बाध्य कैसे कर सकती है, हमने ये भी देखा कि उसके लिए वो सज़ा का प्रावधान रखती है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, इन कानूनों को पालन नहीं करता है, तो उसके लिए उसे सज़ा काटनी पड़ सकती है या जुर्माना भी देना पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे सरकार के प्रकार कि सरकार के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की, यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति होती है। तो ये शक्ति उन्हें कौन देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है, यानी सरकार का प्रकार कौन सा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कि सरकार 2 तरीके की होती है। सरकार के प्रकार 2 होते हैं। एक होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। देखो बच्चों, हमने देखा कि जो राजतंत्र है उसमें राजा का शासन होता है, यानी किसी भी राज्य को राजा या रानी चलाते हैं और राजा के पास कई सलाहकार होते हैं, मंत्री होते हैं, वो उसे सलाह देते हैं और राजा उनकी सलाह से, उनकी मशवरा से अपने निर्णय बनाता है और उसका निर्णय है वो, उसी की शक्ति राजा के पास ही होती है। राजा के जो निर्णय होते हैं उसे मानना, पूरे प्रजा को मानना पड़ता था। अब चाहे राजा पढ़ा लिखा है, आपको याद होगा हमने इतिहास में एक जगह ये पढ़ा था कि राजा कभी गलत नहीं होता है ना, यानी चाहे वो राजा पढ़ा लिखा हो या बुद्धिमान है या अनपढ़ है या फिर चाहे वो तानाशाही है। जैसे कि भारत के अंदर कई ऐसे शासक हुए हैं जो तानाशाह थे, तो तब भी जनता को उनके नियमों का, उनके निर्णयों को पालन करना पड़ता था। अगर कोई उनके बनाए हुए निर्णयों का या कानूनों का पालन नहीं करता था तो राजा उसे मृत्युदंड भी दे सकता था। तो इस तरह से ये तो थी राजतंत्र। लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों की सरकार। अब लोगों की सरकार कैसी हुई? जैसे कि अब हमें अपनी पसंद के किसी नेता को या किसी व्यक्ति को जो चुनाव में खड़ा होता है, हम उसे वोट डालते हैं
और उसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो लोग क्या है, उन्हें बहुमत जिसको प्राप्त होता है वो मिलकर क्या सरकार बनाते हैं, और फिर वो उस देश के लिए नियम और कानून बनाते हैं। तो इस सरकार की एक निश्चित अवधि होती है, यानी 5 साल के लिए वो सरकार बनाई जाती है। फिर दोबारा वोट होते हैं, फिर हम दोबारा अपना नेता चुनते हैं। तो इस तरह से है ये लोकतंत्र होता है। तो चलिए लोकतंत्र के बारे में देखें कि लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, है ना, कि ये सरकार कैसे बनाते हैं। चुनाव होते हैं, फिर हम वोट डालते हैं और अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग, जिन्हें जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वो लोग सरकार बनाते हैं। और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और उन्हें अपनी सफाई देनी होती है। यानी लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उनका उत्तरदायी सरकार होती है। और ऐसी ही एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सिर्फ राजा के पास ही रहती है। लोकतंत्र की तरह राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही उसे अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। बस जो राजा ने कह दिया वही प्रजा मानती है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र और राजतंत्र 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। तो देखो यहाँ कुछ प्रश्न बनते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और इसके 2 कारण। तो देखिए कि हाँ, जो जनता है, लोग हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी समस्याओं को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि लोग अपनी आवश्यकताओं को और अपनी समस्याओं को जानने के बाद निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए लोकतंत्र के अंदर लोगों की भागीदारी है वो महत्वपूर्ण होती है। दूसरा प्रश्न है कि आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और क्यों? तो देखिए कि हमारे यहाँ भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और हम यही व्यवस्था चाहेंगे। क्यों? क्योंकि लोकतंत्रीय जो शासन प्रणाली होती है वो लोगों की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, हमारा भारत है वो एक विशाल देश है और इसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न जाति के, हर तरीके के लोग रहते हैं और सभी लोगों को शासन में भागीदारी के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अनिवार्य होती है। इसीलिए हम यही व्यवस्था चाहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि नीचे कुछ कथनों में गलतियां हैं और उसे हमें सुधार करके लिखना है। तो पहला कथन देखो कि राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। तो बताओ क्या ये जो कथन है वो सही है? तो नहीं, क्योंकि राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट नहीं होती है। राजतंत्र के अंदर है राजा क्या करता है कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का बेटा ही राजा बनता है। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को राजा बना सकते हैं। और दूसरा कथन ये है कि लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो ये भी कथन गलत है कि लोकतंत्र में एक राजा नहीं होता, एक राजा के पास शासन करने की पूरी ताकत नहीं होती है। लोकतंत्र में तो जनता है वो सरकार को चुनती है, जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है, वोट के द्वारा चुना जाता है। हर 5 साल बाद वोट होते हैं और जनता ही सरकार की वास्तविक ताकत होती है। इसके बाद तीसरा कथन है कि राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये भी गलत है। अभी हमने पढ़ा कि राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि लोकतंत्र की तरह राजतंत्र में राजा और रानी को अपने निर्णयों के आधार नहीं बताने होते। तो अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार भारत के लिए, कि भारत एक लोकतंत्र है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। देखो, हमें पता है कि
हमारे आज़ादी से पहले हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और उससे पहले भी और कई शासकों का राजतंत्र चलता था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन राजाओं के अंदर, इन शासकों में कुछ शासक है वो तानाशाही होने लगे। तब लोगों को ये लगने लगा कि देश में एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। और अंग्रेज़ों के अत्याचारों से परेशान होकर और आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों ने, नेताओं ने मिलकर देश के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था की। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, यानी लोग ही नियम बनाते हैं, नियम बनाने में वो हिस्सा लेते हैं और खुद ही शासन करते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग क्या हैं, सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया होती है और इन चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं कि सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। तो देखो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि ये मतदान के समय कि देखिए बुजुर्ग व्यक्ति है और वो वोट डालने आया है और उसके लिए वोट डालने के बाद उसके उंगली पर है वो स्याही का निशान लगाया जाता है, जिससे कि वह केवल एक ही वोट दे सके, है ना। एक व्यक्ति एक वोट, इसलिए ये निशान लगाया जाता है। और ये एक मतदान केंद्र का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक सरकार पूरी तरह से कब होगी, जब उस देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। तो यहाँ वयस्क नागरिकों से मतलब है कि वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका लिंग हो, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। तो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, यानी पहले ऐसा नहीं होता था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। तो देखो उस समय सिर्फ क्या है, कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे या जो अंग्रेज़ों के उसमें सेना में काम करते थे, उनका कहना मानते थे, है ना, सिर्फ उनको ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो यानी वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे या जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब ये था कि औरतों को, गरीबों को और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने लोग हैं बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की थी और गांधी जी जैसे कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध भी किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई कि सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तो 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, यानी कि यंग इंडिया नामक एक अखबार, उसमें गांधी जी ने ये लिखा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, यानी उसका व्यवहार अच्छा है, पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, तो वो वोट नहीं दे सकता। या फिर जो अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो गांधी जी ने भी इस बात का विरोध किया था कि जो ईमानदारी से अपने देश के लिए काम कर रहा है, जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की वो इच्छा रखता है, उसे तो वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया।
लेकिन जो अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ों की नौकरी कर रहे हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उन उन लोगों को अंग्रेज़ों ने वोट डालने का अधिकार दिया। तो इस बात का गांधी जी ने भी विरोध किया था। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर कुछ वोट्स फॉर वुमेन लिखा हुआ है कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। यानी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे संसार में लगभग हर देशों में जो सत्ता है, जो सरकार की शक्ति है, वो लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और भी मजबूती पकड़ ली, क्योंकि जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय क्या था कि इस युद्ध के लिए सारे जितने भी पुरुष थे वो सारे युद्ध में चले गए। अब वहाँ क्या है कि फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, वहाँ का उत्पादन है वो बंद हो गया। अब इन सैनिकों के लिए मान लो जूते चाहिए, उनके लिए कपड़े चाहिए, उनके लिए खाना चाहिए, राशन चाहिए, तो वो काम कौन करे। तब वहाँ की सरकारों ने क्या किया कि महिलाओं को संगठित किया, उनको आह्वान किया कि आप आकर ये उद्योग धंधे संभालें, ये कारखाने वगैरह हैं उनमें उत्पादन का कार्य शुरू करें, क्योंकि सारे पुरुष हैं वो युद्ध पर हैं। तो इस तरह से महिलाओं ने क्या है कि काफ़ी अपना योगदान दिया था। तो चलिए पहले इसे आगे थोड़ा पढ़ते हैं। तो मताधिकार के लिए जो संघर्ष हुआ वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने और मजबूती पकड़ ली, और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और इस अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। वही जैसे अभी मैंने बताया कि फैक्ट्रियों में काम करना, कारखानों में, उद्योग धंधों में काम करना। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करनी शुरू की तो लोगों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। तो इस तरह से महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा, और महिला मताधिकार आंदोलन की सभी साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की और उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया, यानी कि हमें रूढ़िबद्ध धारणाओं रूपी जंजीरों में बांध कर रखा गया है। हमारे अंदर उतनी ही योग्यताएं हैं, बल्कि हम पुरुषों से अधिक अच्छा कार्य कर सकती हैं। तो उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी, और इस तरह से इन आंदोलनों के कारण अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, और जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो इस तरह से देखिए कि हर देश के अंदर नागरिकों को सत्ता के लिए, वोट के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए पृष्ठ 33 और 34 पर जो मानचित्र दिखाए गए हैं उन्हें देखिए, और वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। तो मानचित्र और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाइए। तो सबसे पहले है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो देखिए हम ये देखते हैं मानचित्र भारत का, जिसमें भारत के हमें पड़ोसी देश दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले पाकिस्तान, ऊपर यहाँ थोड़ा सा अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ पर है श्रीलंका। तो इस तरह से ये जो भारत के हैं ये पड़ोसी देश हैं। तो इनके देख लेते हैं दोबारा। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, यहाँ पर है ये छोटा सा देश है भूटान, और इसके बाद यहाँ पर है ये बांग्लादेश, और ये यहाँ पर है श्रीलंका। तो
तो इस तरह से ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके बाद दूसरा है इन्हीं मानचित्रों के आधार पर कि अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम। तो देखिए हमारा तो राज्य है और हमारे राज्य का नाम है राजस्थान। ये देखिए आपको मानचित्र यहाँ दिखाई दे रहा है और ये है हमारे भारत का मानचित्र और इसके अंतर्गत ही आता है ये राजस्थान, जो कि ये वाला, ये देखिए यहाँ पर ये है राजस्थान का मानचित्र। अब इसके पड़ोसी राज्य हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये यहाँ पर महाराष्ट्र है, लेकिन इसकी सीमा नहीं लगती, और ये यहाँ पर गुजरात। तो इस तरह से ये जो 5 राज्य हैं भारत के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और इसके पश्चिम दिशा की तरफ है वो पाकिस्तान की सीमा लगती है। इसके बाद आगे प्रश्न है अपने ज़िले और उनके पड़ोसी ज़िलों के नाम। तो देखिए अभी हमने देखा कि जैसे ये है हमारा राजस्थान। अब हम इसी राजस्थान के मानचित्र को अलग से देखते हैं। तो इसमें हमारा ज़िला है हनुमानगढ़। अब इसके साथ ही हमारे राजस्थान के और कौन से ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गंगानगर, ये बीकानेर और ये चूरू। तो ये जो 3 ज़िले हैं हमारे राजस्थान के, वो हमारे ज़िले हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग। तो देखिए हमारा ज़िला हनुमानगढ़ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-15 है जो हमारे ज़िले में स्थित है। इसके बाद देखिए बच्चों, नीचे कुछ आपको तालिका दिखाई दे रही है और उसमें कुछ कथन दिखाई दे रहे हैं। हमें ये पहचानना है कि वो सरकार है किस स्तर पर कार्य करती है, और ये आगे ये जो नाम लिखे हैं इनके आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो देखो बच्चों, इसमें पहला कार्य है कि भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध करने का निर्णय। तो देखो भारत सरकार का निर्णय है यानी पूरे देश की सरकार है, तो ये हुआ राष्ट्रीय स्तर का निर्णय। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय। तो पश्चिम बंगाल सरकार का है सिर्फ, है ना, तो ये पूरे पश्चिम बंगाल सरकार पर ही लागू होगा, तो यानी ये राज्य स्तर का। इसके बाद डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवा शुरू करना। तो जो रेल सेवाएं से संबंधित कार्य है वो राष्ट्रीय स्तर का कार्य होता है। इसके बाद गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। तो ये स्थानीय स्तर का कार्य है, क्योंकि गांव में कार्य हो रहा है तो स्थानीय स्तर पर हो रहा है। तो अगला है पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। तो ये भी पटना यानी राज्य स्तर का भी है। इसके बाद हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। जैसा हमने पहले भी पढ़ा ये कि अगर हरियाणा सरकार है तो वो सिर्फ अपने राज्य के लिए कार्य कर रही है, तो ये राज्य स्तर का कार्य हुआ। और 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय। तो देखो कोई भी मुद्रा से संबंधित कार्य है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है, देश की सरकार का होता है, तो ये भारतीय यानी राष्ट्रीय स्तर का कार्य है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि सरकार क्या होती है और वो कौन से कार्य करती है और सरकार के कितने प्रकार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।